अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है ये B1 का जो सिलेबस है वो A1 से मुख्तलिफ है। तो मैंने B1 का जो सेक्शन है वो 44 तक यानी दफ़ा 4, दफ़ा 46 और दफ़ा 54 जो है ना मैंने आज आप लोगों को पढ़ाए हैं। लेकिन यह है कि कुछ दोस्तों ने जो B1 के उम्मीदवार है उन्होंने कंप्लेंट की है, मुझे मैसेज की है कि सर हमारा सिलेबस इससे मुख्तलिफ है। तो चलो अभी आपका जो B1 का जो सिलेबस है उस हिसाब से इंशाल्लाह आज से आपको जो है ना जो मुतलका दफ़ात है वो पढ़ाई जाएगी। तो ये जो दफ़ा 51 और 52 थे ये बीच में रह गए थे, तो इसको जो है ना हम आज एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, गिरफ़्तार करदा शख्स की तलाशी, ठीक है। 51 दफ़ा 51 यानी एक गिरफ़्तार शुदा शख्स की तलाशी किस दफ़ा के तहत ली जाएगी, वो दफ़ा 51 है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। चलो पढ़ते हैं इसको। जब किसी शख्स को वारंट के तहत गिरफ़्तार किया जाए, वारंट के तहत जिसमें ज़मानत ना ली जा सकती हो, ठीक है ना। अब वारंट के साथ क्या मतलब है? जब अदालत ने इसको वारंट जारी किया हो, अदालत ने वारंट जारी किया हो कि इसको जो है ना क्या करे, गिरफ़्तार करे, ठीक है ना। और वो जो वारंट हो वो नाकाबिल ज़मानत हो, क्या हो, नाकाबिल ज़मानत है। इसका मतलब ये है कि जब किसी शख्स को वारंट के तहत गिरफ़्तार किया जिसमें ज़मानत ना ली जा सकती हो, मतलब वारंट में अमूमन अदालत क्या लिखता है, अदालत ये लिखता है, जब भी वारंट अदालत जारी करती है तो अदालत वारंट के पुष्ट पर लिखता है कि अगर वो शख्स ज़मानत प्रोवाइड कर सकता है तो उसको ज़मानत पर रिहा किया जाए और जो मुकर्रर तारीख है उस पर अदालत को पेश हो जाए, ठीक है। तो अदालत दो किस्म की जो वारंट जारी करती है। एक वारंट जो होती है वो नाकाबिल ज़मानत होती है, ठीक है ना, नाकाबिल ज़मानत। और दूसरी जो होती है वो काबिल ज़मानत होती है, काबिल ज़मानत होती है। ये दो किस्म की वारंट गिरफ़्तारी के लिए जारी की जाती है, ठीक है। तो या किसी वारंट के तहत जिसमें ज़मानत ली जा सकती हो मगर गिरफ़्तार करदा शख्स ज़मानत ना फ़राहम कर सकता हो। अब दूसरी जो सूरत है वो ये है कि एक वारंट तो काबिल ज़मानत है, वो काबिल ज़मानत भी है, लेकिन वो शख्स जो है ना उसके पास कोई ज़मीनान नहीं है, कोई शख्स नहीं है कि वो मौका पर पुलिस ऑफिसर को जो है ना कोई ज़मानत फ़राहम कर दे, कोई अशख़ास फ़राहम कर दे। तो दूसरी सूरत ये है। तीसरी सूरत कौन सी है? तीसरी सूरत ये है कोई शख्स बग़ैर वारंट गिरफ़्तार किया जाए। अब यहाँ पे बग़ैर वारंट है, ठीक है ना। अब बग़ैर वारंट में पुलिस ऑफिसर को इख्तियार हासिल है कि वो एक शख्स को जो है ना क्या कर सकता है, गिरफ़्तार कर सकता है या बज़रिया वारंट किसी गैर सरकारी शख्स ने उसे गिरफ़्तार किया हो। अब यहाँ पर गैर सरकारी वर्ड इस्तेमाल हो, गैर सरकारी वर्ड का माने है प्राइवेट शख्स, ठीक है ना, प्राइवेट शख्स, यानी प्राइवेट शख्स ने इसको क्या किया हो, गिरफ़्तार किया हो, ठीक है। और इसकी ज़मानत और इसकी जो ज़मानत है और इसकी ज़मानत और इसकी कानूनी ज़मानत ना हो या वो ज़मानत ना पेश कर सके तो पुलिस ऑफिसर गिरफ़्तार कुनिंदा या अगर गिरफ़्तार गैर सरकारी शख्स ने की हो तो पुलिस ऑफिसर जिसके हवाला वो गिरफ़्तार करदा शख्स को करे मजाज होगा कि वैसे शख्स की तलाशी ले और सिवाय पहनने के ज़रूरी कपड़ों के तमाम चीज़ें जो इसके बदन पर पाई जाए महफूज कब्ज़ा में रखे, ठीक है। अब इस दफ़ा को जो है ना हम आसान अल्फाज में जो है ना हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब ये है फर्स्ट जो है वो ये बात है कि इसमें एक शख्स को आप वारंट के ज़रिए गिरफ़्तार करते हैं, अदालत ने वारंट जारी किया है तो उसमें वो वारंट जो है नाकाबिल ज़मानत है, ठीक है। दूसरी ये है कि एक शख्स को वारंट काबिल ज़मानत है लेकिन शख्स के पास कोई इस तरह का ज़ामिन नहीं है, ज़मानत नहीं है कि उसको मुचलका पर या ज़ामिनों के साथ उसको रिहा किया जाए। तीसरी ये है कि जो इसमें है वो बिला वारंट है, कोई पुलिस ऑफिसर या कोई गैर सरकारी यानी प्राइवेट शख्स उस शख्स को जब गिरफ़्तार करता है, ठीक है। अगर गिरफ़्तारी गैर सरकारी शख्स ने की है तो उसका फ़र्ज़ बनता है, दफ़ा 59 के तहत मैंने पहले भी बताया था, प्राइवेट शख्स गिरफ़्तारी कर सकता है। प्राइवेट शख्स जो होता है वो क्या कर सकता है, वो वो गिरफ़्तारी कर सकता है लेकिन तलाशी नहीं ले सकता, ये आप याद रखें। प्राइवेट शख्स जो है ना वो गिरफ़्तार कर सकता है दफ़ा 59 के तहत, लेकिन वो तलाशी नहीं ले सकता, तलाशी सिर्फ वो पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज़ है, ठीक है। तो गिरफ़्तार शुदा शख्स जो प्राइवेट प्राइवेट एक शख्स है वो एक शख्स को गिरफ़्तार करता है,
ठीक है, तो उसका फ़र्ज़ है कि वो डायरेक्टली ऑफिसर इंचार्ज SHO को या जो पुलिस ऑफिसर है उसको उस गिरफ़्तार शुदा शख्स हवाले करे, ठीक है, उसकी तलाशी नहीं लेगा। फिर पुलिस ऑफिसर्स का वो क्या है, उनका फ़र्ज़ है कि पुलिस ऑफिसर क्या करे, उसके जिस्म की तलाशी ले, ठीक है ना। जिस्म में उसकी जो भी चीज़ें पाई जाए, चाकू है, माचिस है, उसका बटवा है, जो भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें जो उसके बदन पर पाई जाए उसको जो है ना वो कब्ज़े में ले, सिवाय कपड़ों के। जो कपड़े उसके बदन पर रहने चाहिए, यानी कपड़े उसके बदन पर रहने चाहिए, किसी को नंगा तो नहीं कर सकते ना, तो कपड़े भी जो है ना उसके निकाल लें और उसको कब्ज़ा में रखें। बाकी चीज़ उसके पॉकेट में जो भी चीज़ें हो बदन पर पाई जाए, वो तमाम चीज़ें जो है ना वो पुलिस ऑफिसर अपने कब्ज़े में क्या करेगा, अपने कब्ज़े में करेगा। तो यहाँ तक आपको दफ़े की समझ आ गई होगी। यानी हम जब गिरफ़्तारी करते हैं, ठीक है, शख्स की, अब यहाँ पे आप लोग समझें ठीक है, कि हम शख्स से मुराद जो है ना वो है वो कानून में किसी शख्स, यानी कानून जो है ना ये लफ्ज़ है किसी शख्स, ये किसी शख्स या जो कोई शख्स, कोई शख्स, इससे मुराद मर्द औरत दोनों है। क्या है? दोनों है। लेकिन यहाँ पर जो औरत की गिरफ्तारी है, ठीक है ना, वो ASI से कम शख्स नहीं कर सकता, ठीक है ना। ASI से कम शख्स जो है ना मस्तूरात की गिरफ्तारी जो है ना कम से कम ASI रैंक का ऑफिसर जो है ना वो करेगा, ठीक है। ASI ऑफिसर रैंक का ऑफिसर जो है ना वो मस्तूरात की गिरफ्तारी करेगा, और बाकी जितनी भी गिरफ्तारी है वो कोई पुलिस ऑफिसर कर सकता है। और इसके अलावा जो तलाशी है, तलाशी औरत की तलाशी के लिए बाकायदा दफ़ा है, उसको हम नीचे पढ़ेंगे, वो औरत के ज़रिए ली जाएगी, मर्द नहीं लेगा उसकी तलाशी, ठीक है ना। यहाँ पे तो जब हम किसी मर्द को गिरफ़्तार करेंगे, ज़मानत काबिल यानी जो वारंट है, बिला वारंट है, या वारंट के साथ है, या जिस तरह भी हो, किसी प्राइवेट शख्स ने गिरफ़्तार किया हो या पुलिस ऑफिसर ने गिरफ़्तार किया हो, मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। तो उसमें फिर ये है कि हम उस शख्स की तलाशी लेंगे। तलाशी क्यों लेते हैं हम? तलाशी क्यों लेते हैं, ये क्वेश्चन है ना। तलाशी इसलिए लेते हैं हम कि अगर इसके पास, एक शख्स के पास कोई ऐसी जो नुकसान करने वाली चीज़ है, ऐसा ना हो कि हम उसको, अगर उसके पास चाकू है फॉर एग्ज़ाम्पल, या उसके पास कोई मोबाइल है, उसके ज़रिए वो राब्ते में है, ठीक, किसी अशख़ास के साथ जो पुलिस को मतलूब है, या उनके पास कोई मसरूक़ा माल है, ऐसे पैसे वग़ैरह हैं उनके पास जो उसने छुपाए हैं, ठीक है, तो उसको कब्ज़े में, पुलिस में कब्ज़ा करके बाकायदा मुकदमे में उसको एक जो जिसको हम कहते हैं केस प्रॉपर्टी, ठीक है ना, मुकदमे का एक प्रॉपर्टी बन जाता है ये चीज़। जो भी चीज़ें मुकदमे में ली जाती है वो केस प्रॉपर्टी होती है, बाकायदा महफूज होती है। बाकायदा जब केस का ट्रायल मुकम्मल होता है या ट्रायल के दौरान अदालत के रूबरू ये पेश की जाती है, जब अदालत उसको तलब करे ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए जो है ना कब्ज़े में लेते हैं। अब मामूली चीज़ें होती है, हम उसको जो है ना क्या कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन ये होता है कि बाज़ दफ़ा मुल्ज़िम जो है ना हिरासत में अपने आप को नुकसान पहुँचा लेता है और इल्ज़ाम पुलिस पर आता है। तो एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आप जब भी किसी चीज़ को किसी भी शख्स को गिरफ़्तार करते हैं और हिरासत में आप उसको डालते हैं, यानी आप उसको कस्टडी में किसी लॉकअप में उसको आप डालते हैं, तो आप उसके सारे जिस्म को जो है ना वो क्या करेंगे, सर्च करेंगे, और तमाम चीज़ें जो भी उनके जिस्म पे हो तो आपको उसको जो है ना आप कब्ज़े में लेंगे। आप बाहर किसी जगह पेट्रोलिंग पे हैं, किसी जगह पे हैं, आप पेट्रोलिंग पे हैं, तो किसी शख्स को आप रोक लेते हैं, उसको आप जब गिरफ़्तार करते हैं, ठीक है, तो उसकी आप बाकायदा जिस्म की तलाशी लेंगे, जो भी गैर कानूनी चीज़ होगी उसको आप कब्ज़ा में लेंगे। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। तो ये दफ़ा जो है ना आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो प्राइवेट शख्स हों वो गिरफ़्तारी तो कर सकता है, लेकिन तलाशी जो है ना वो नहीं ले सकता, तलाशी नहीं ले सकता। तो ये आप लोग जो है ना इसको समझें, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो
دفعہ ہے وہ ہے، اچھا یہ تو انہوں نے یہاں پہ ان کی تشریح دی ہے، جمع تلاشی کے اختیار صرف پولیس آفیسر کو حاصل ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا۔ عام شخص گرفتار کر سکتا ہے، تلاشی نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے۔ تلاشی کسی مقدمہ سے متعلق شے کی بازیابی کے لیے لی جائے، تاہم پولیس آفیسر ہر قابل توجہ چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو بھی مطلب قابل توجہ چیز ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس سے یہ مقدمہ میں ضروری ہے اور یہ غیر قانونی ہے، تو آپ پولیس آفیسر اس کو قبضہ میں لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک پولیس آفیسر ایک شخص کی تلاشی لینا چاہتا ہے اور وہ تلاشی نہیں دیتا، تلاشی میں کیا کرتا ہے؟ مزاحمت کرتا ہے، تلاشی میں مزاحمت کرتا ہے، پولیس کو جو ہے نا تلاشی نہیں دیتا، تو اس شخص کے خلاف دفعہ 186 تعزیرات پاکستان کے تحت جو ہے نا وہ FIR چاک کی جا سکتی ہے، یعنی اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس شخص کے خلاف جو تلاشی سے انکار کرے، یعنی پولیس کو جو ان کی فرائض منصبی ہے اس میں وہ کیا کرتا ہے، یعنی پولیس کا یہ فرض ہے نا کہ وہ تلاشی لے لے کسی شخص کی، اس میں یہ مزاحمت کر رہا ہے، اور مزاحمت جو ہے نا ایک دفعہ 186 PPC کے تحت قابل سزا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مجموع حاضہ کسی دفعہ کے تحت جمع تلاشی گواہان کے روبرو، اس میں یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کی تلاشی لیں گے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی گواہ وہاں پہ ضروری ہو، کوئی گواہ ضروری ہے نہیں۔ دفعہ 51 کے تحت جو بھی تلاشی لی جائے، دفعہ 51 کے تحت تلاشی، اس میں جو گواہان جو ہے نا، گواہان ضروری نہیں ہے، کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے، اس گواہان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب دفعہ 51 کے تحت آپ تلاشی لیں گے تو اس میں گواہوں کے روبرو آپ تلاشی نہیں لیں گے اور نہ ہی ضرورت ہے۔ یہ کوشچن آپ کو آ سکتا ہے کہ دفعہ 51 کے تحت جب بھی تلاشی لی جائے گی تو وہاں پر گواہان کی ضرورت ہوگی، 2-3 بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں، اگر کوئی شخص تلاشی لینے میں مزاحمت کرے، اس طرح بھی کوشچن آ سکتا ہے، کوئی شخص جو ہے نا وہ تلاشی لینے میں مزاحمت کرے، تلاشی نہ لینے دے، تو اس کے خلاف کون سے دفعہ کے تحت جو ہے نا کارروائی کی جا سکتی ہے؟ تو آپ نے ڈائریکٹلی 186 جو ہے نا آپ نے اس کا جو ہے نا وہ آپشن جو ہوگا اس کو آپ نے ٹیک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو یہاں تک ہو گیا۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں دفعہ 52 کو۔ دفعہ 52 کو عورتوں کی تلاشی لینے کا طریقہ کار۔ اب مرد کی تلاشی مرد لے گا، پولیس آفیسر لے گا۔ اب عورت کی تلاشی کون لے گا؟ عورت کی تلاشی قانون یہ کہتا ہے کہ عورت کی تلاشی بذریعہ عورت لی جائے گی اور انتہائی شائستگی کے ساتھ، یہاں پہ ورڈ شائستگی استعمال ہو، یعنی ان کے جو شرم و حیا ہے ان کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اسی طرح نہیں لے کی جائے گی کہ اس کو آپ اسی طرح جو ہے نا اس کے کپڑے اور اس کے جو ہے نا بال وغیرہ، جو بھی عورت کا تکریم ہے، جو ان کی احترام ہے، جو شرم و حیا ہے، اس کا پورا خیال جو ہے نا رکھا جائے گا۔ اور عورت کی تلاشی جو ہے نا بذریعہ عورت لی جائے گی، یعنی لیڈی کانسٹیبل جو ہے نا، لیڈی کانسٹیبل کے ذریعے جو ہے نا وہ آپ تلاشی لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ تلاشی جو ہے نا کسی مرد کے سامنے نہیں لی جائے گی، کسی مرد کے سامنے نہیں لی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہاں پہ مرد جو ہے نا مرد موجود نہیں ہوگا وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ یعنی یہ جو ہے نا یہ پھر عورت کی جو شائستگی ہے اس میں پھر خلل ہے، یہ حل ہے، اور قانون جو ہے نا اس چیز کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی شرح ہم پڑھتے ہیں، شرح میں کیا ہے؟ اچھا، بمطابق قانون عورت کی تلاشی صرف عورت لے گی، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں عورت کی شرم و حیا کا پورا خیال رکھا جائے گا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ عورت کی تلاشی مرد کی موجودگی میں نہیں لی جا سکتی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری بات، عورت کی تلاشی عورت نے لے لی مگر سب انسپکٹر گواہوں کی موجودگی میں لی گئی، قرار دیا گیا کہ اس میں دفعہ حاضہ کی پابندی نہیں کی گئی۔ اب یہاں پہ نہیں، دیکھو یہاں پہ عدالت کا ایک انہوں نے باقاعدہ ایک بات یہاں پہ منشن کی ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ عدالت، کسی مقدمے میں عدالت نے کہا کہ ایک عورت کی تلاشی بذریعہ عورت لی گئی لیکن وہاں پر سب انسپکٹر موجود تھا، تو یہ تلاشی جو تھی یہ قانونی طریقے سے نہیں لی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ غیر قانونی تھی، یہ ٹھیک نہیں تھی، یعنی دفعہ کی پابندی نہیں کی گئی تھی۔ جس طرح دفعہ کہتا ہے کہ آپ جب عورت کی تلاشی لوگے تو بذریعہ عورت لے گی اور وہاں پہ کوئی مرد موجود نہیں ہوگا اور اس کے شرم و حیا کا خیال رکھا جائے گا، یعنی
انتہائی شائستگی سے لی جائے گی. جب وہاں پہ مرد ہوگا تو وہ جو عورت کی جو احترام ہے، جو شرم و حیا ہے، اس میں تو خلل پڑے گا. جب خلل پڑے گا تو اس دفعہ کا جو ہے نا، جو اس دفعہ میں جو بات بتائی گئی ہے یا جو قانونی طور پر اس دفعہ میں جو چیزیں درج ہیں، پھر اس کی پاسداری نہیں کی گئی، یعنی اس میں اس کی پاسداری نہیں کی گئی، تو یہ غیر قانونی ہوگی. تو امید ہے یہ 2 دفعے جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے. تو نیکسٹ جو انشاءاللہ دفعہ 54 کو میں نے پڑھایا آپ لوگوں کو، اور اس کے 9 جو ضمنیہ ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو اپلوڈ کیے. تو نیکسٹ جو دفعہ ہوگا وہ انشاءاللہ دفعہ 55 کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ آوارہ گرد، آدی، ڈاکو وغیرہ کی گرفتاری کس طرح کی جائے گی، تو انشاءاللہ نیکسٹ یہ آپ کے لیے ہم پڑھائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو.